Welcome to the part 2 lecture of AVFM Module D Quick Revision Session. So let's talk about venture capital overview. तो इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के लिए। फंडिंग मिलता है वेल्दी इंडिविजुअल, इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फंड के अलावा एक्सपर्टाइज और मैनेजमेंट गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। वेंचर कैपिटल भारत के संदर्भ में बात करें तो ये मोमेंटम रिसेंटली मिला है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI जिसे कहते हैं, ये पहले रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करते थे। ICICI वेंचर स्टार्ट हुआ था 1988 में। मल्टीनेशनल इन्वेस्टर जो है सिग्निफिकेंट हुआ है 1990s में। कंज्यूमर सर्विस और रिटेल सेक्टर ने वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आधा हिस्सा अट्रैक्ट किया है। भारत में वेंचर कैपिटल की बात करें तो लिबरलाइजेशन के साथ ग्रो हुआ है वेंचर कैपिटल। फॉरेन इन्वेस्टर ग्लोबल प्रैक्टिस लाते हैं। IT, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, बायोटेक, फाइनेंस, मीडिया, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो हमारा स्मॉल अर्ली स्टेज था उससे शिफ्ट होकर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आया है। वेंचर कैपिटल क्यों एग्जिस्ट होते हैं? तो ये हमारा जो बैंक लैंडिंग में डिफिशियंसीज है उसे एड्रेस करता है। ये बैंक को टेंजिबल एसेट चाहिए कोलेटरल के रूप में, लिमिटिंग सपोर्ट चाहिए, जो कि हमारे वेंचर कैपिटल के लिए बहुत कम सपोर्ट मिलता है। कोलेटरल के रूप में कुछ रहता ही नहीं है इनके पास। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है हाई रिस्क सिनेरियो में थ्राइव करते हैं, जो कि बैंक अवॉइड करती है, बैंक रिस्क लेना चाहती नहीं है। और दोस्तों, नए बिजनेस को बैक करना जिसमें कोई एसेट ही नहीं हो या प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं हो, ठीक है, वहाँ पे VCs तैयार होते हैं। हाँ, लोन्स के जगह पे इक्विटी लेते हैं, शेयर लेते हैं फ्यूचर प्रॉफिट में हाई रिस्क पे। वेंचर कैपिटल क्रेडिट से बताया कि मनी के बियॉन्ड इसमें स्ट्रेटजी गाइडेंस भी मिलता है। इसमें इन्वेस्टर जो है हाई रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं हाई रिटर्न के पर्पज़ के लिए। इसके अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है वेंचर कैपिटलिस्ट का। इन्वेस्टमेंट के अंदर इक्विटी फाइनेंसिंग होता है, मिनिमल फाइनेंशियल बर्डन होता है एडेड कंपनी में, और एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान किया जाता है 3 से 7 साल में। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल में क्या अंतर होता है? पहले कॉमन चीज़ देख लीजिए। ऑटोनोमस कैपिटल पूल होता है जो कि मैनेज किया जाता है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर के द्वारा, मतलब दोनों के दोनों हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि पब्लिक फंडिंग के लिए रेडी नहीं है, दोनों के दोनों केस में होता है। और इसमें एक्टिव मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, केयरफुली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्राइवेट इक्विटी होता है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, मान लीजिए किसी कंपनी को मुझे रिस्ट्रक्चर करना है, रिवैम्प करना है, और वेंचर कैपिटल जो होता है अर्ली स्टेज के लिए होता है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करती है एस्टैब्लिश बिजनेस में, जबकि वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करती है अर्ली स्टेजेस में। प्राइवेट इक्विटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को वैल्यू देती है, जबकि वेंचर कैपिटल का फोकस होता है मैनेजमेंट पे। प्राइवेट इक्विटी डील्स में डेप्ट होगा जो कि वेंचर कैपिटल में नहीं होता है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के फॉर्म्स की बात करें, पहला होता है इनिशियल स्टेज फाइनेंसिंग, दूसरा होता है एक्सपेंशन फाइनेंसिंग, और तीसरा होता है एक्विजिशन फाइनेंसिंग। स्पेसिफिक स्टेज की बात करें बिजनेस डेवलपमेंट की तो आइडिया वैलिडेशन, फॉर्मेटिव स्टेज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशनल कैपिटल, मेजनाइन फाइनेंसिंग। तो वेंचर कैपिटल फंडिंग का प्रोसीड्यूर क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया जाएगा, स्क्रीन किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, डिटेल इवैल्यूएशन होगा, रेटिंग दिया जाएगा, फाइनल डील नेगोशिएशन होगा, और फिर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की जाएंगी। तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना मतलब ये हुआ कि डील्स को ऑरिजिनेट किया जाएगा रेफरल के माध्यम से। स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग का मतलब कि VC जो है पोटेंशियल वेंचर को इवैल्यूएट करेंगे क्राइटेरिया के बेसिस पे। डेप्थ इवैल्यूएशन मतलब कि इन डेप्थ एनालिसिस होगा, रेटिंग होगा स्क्रीनिंग के बाद। और फैक्टर जिसे कंसीडर किया जाएगा उसमें प्रेडिक्टेड प्रोफाइल क्या है, एंटरप्रेन्योर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फ्यूचर टर्नओवर कितना होगा, इन सभी चीज़ को देखा जाएगा। फाइनल डील नेगोशिएशन, दोस्तों नेगोशिएशन स्टार्ट तब होता है जब प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को कंफर्म कर लिया जाए। एक विन विन सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिलेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट्स एंड अदर टर्म्स। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, वेंचर कैपिटलिस्ट कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज्यूम करते हैं। एग्जिट प्लान, एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी डेवलप किया जाता है इन्वेस्टमेंट के टाइप, साइज, स्टेक के बेसिस पे। अब एग्जिट ऑप्शन क्या क्या है? IPOs है, एक्विजिशन है, या वेंचर कैपिटल के स्टेक को बेच देना। एडवांटेज क्या है वेंचर कैपिटल का कि वेल्थ और एक्सपर्टाइज का इन्फ्यूजन होता है, सिग्निफिकेंटली इक्विटी फंड होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता इमीडिएट रिपेमेंट का। और डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग, रिस्की है, कभी कभी दोस्तों बिजनेस ऑनर में कंट्रोल लॉस हो जाता है। ड्रॉबैक क्या है कि लेंदी और चैलेंजिंग प्रोसेस है। ये कभी कभी दोस्तों फाउंडर जो है वो अपना इंडिपेंडेंस और कंट्रोल खो देते हैं, और रिटर्न जो है ROI जो होता है, रिटर्न ऑन अर्निंग होता है, ये कभी कभी डिले हो जाता है। और दोस्तों इसका एग्जांपल में आप JBF इंडस्ट्रीज़ का ले सकते हैं। इसमें KKR ने $150 मिलियन इन्वेस्ट किया था, और ये फंड था ताकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को हम सपोर्ट कर सकें। पेपरफ्राई.com दूसरा एग्जांपल है। गोल्डमैन सैक और जूडियस ने $100 मिलियन के फंडिंग राउंड को लीड किया था। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है? ये वाइटल है स्टार्टअप के लिए जिसके पास लिमिटेड फंड रेजिंग ऑप्शन है। वैसे स्टार्टअप जहाँ पे फंड रेजिंग ऑप्शन बहुत कम है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे लोन के ऊपर प्रीफर किया जाता है ताकि हैवी इंटरेस्ट बर्डन को अवॉइड किया जा सके। वेंचर कैपिटलिस्ट टिपिकली इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, जो कि क्रूशियल फंडिंग प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए। दोस्तों वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म की हायरार्की की बात करें, सबसे पहले आता है एसोसिएट। ये एंट्री लेवल होता है, इनका फोकस होता है रिसर्च पे, इनका लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर होता है। दूसरा आता है प्रिंसिपल, ये मिड लेवल होते हैं, ये फंडिंग को गाइड करते हैं।
तीसरे आते हैं पार्टनर, जो कि सीनियर होते हैं, जो कि डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये इनका जनरल या मैनेजिंग रोल होता है। फंड रेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टनर की। वेंचर पार्टनर की बात करें तो ये नई अपॉर्चुनिटी को सोर्स करते हैं, इनको कॉम्पेंसेट किया जाता है कैरी इंटरेस्ट के द्वारा। EIR होता है हमारा एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस, ये हेल्प करते हैं वैल्यूएशन में। इनका एम होता है स्टार्टअप को क्रिएट करना। लिमिटेड पार्टनर यानी LP, ये इन्वेस्टर होते हैं, ये डाइवर्स एंटिटीज़ होते हैं। जनरल पार्टनर का क्या रोल है कि ये कैपिटल को अरेंज करवाएंगे, LP से इन्वेस्ट करेंगे और स्टार्टअप की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। VC का फंडिंग स्ट्रक्चर की बात करें, पहला होता है एग्जिट स्ट्रक्चर, IPO, मर्जर एंड एक्विजिशन, सेकेंडरी सेल, ये सभी इनके फंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जिट स्ट्रेटजीज होते हैं। टर्म्स एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों फंड साइज डिटरमाइन करता है टोटल फंड कितना चाह रहे हैं। फंड का थीम क्या है, फंड के थीम में आप इंडस्ट्री को देखिए, डेवलपमेंट के स्टेज को देखिए, रीजन को देखिए। हर्डल रेट मतलब होता है कि मिनिमम गारंटेड एनुअल रिटर्न, यानी कितना रिटर्न तो गारंटेड है, वो हमारा हर्डल रेट होता है। फंड का लाइफ 7 से 10 साल का होगा, इसमें लॉकेटिंग, बिल्डिंग, एग्जिटिंग, इन्वेस्टमेंट सारा इंक्लूडेड है। अब बुक में एग्जाम्पल राजंस के वध का दिया हुआ है। दोस्तों VC डील स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रीफर्ड इक्विटी की बात करते हैं, तो रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाएगा। तो जो हमारे वेंचर कैपिटल है उन्हें प्रायोरिटाइज किया जाता है एसेट सेल में। फिर दोस्तों फीस, मैनेजमेंट का फ़ी 2 से लेकर 3% तक का होता है। फंड के टोटल वैल्यू का 2 से 3% का, इसके अंदर सारे फंड का ऑपरेशन कॉस्ट, ऑफिस रेंट, सैलरी सारा का सारा इंक्लूडेड है। कैरी फॉरवर्ड, बोनस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है फंड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। जनरल पार्टनर जो है फंड के प्रॉफिट का 20 से 30% रिसीव करते हैं। मैंने बोला ना लोकल पार्टनर, जनरल पार्टनर, कुछ पार्टनर्स होते हैं। फिर दोस्तों वेंचर कैपिटल बिजनेस की बात करें तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट फंड होता है यूनिक ऑब्जेक्टिव के साथ। रिटर्न फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट तो हाई रिस्क है, तो ऑब्वियसली बात है हाई रिवार्ड होगा। और प्रेडिक्टेड एनुअल रिटर्न लगभग 25 से लेकर 35% होता है। अब दोस्तों वेंचर कैपिटल का रियलिटी ये है कि फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 75% जो VCs होते हैं बिजनेस वो फेल कर जाते हैं। और दोस्तों प्रोबेबिलिटी डायनेमिक्स की बात करें तो प्रत्येक सक्सेस फैक्टर 80% जो है 17% ओवरऑल सक्सेस चांस को यील्ड करता है। VC जो है VC का रिटर्न पावर लॉ को फॉलो करता है, कुछ हाईली प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कॉम्पेंसेट करता है न्यूमरस फेलियर के लिए। अब दोस्तों बताया जा रहा है वेंचर कैपिटल का डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है, तो पावर लॉ होता है। VC जो अपने इस इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हैं ऑन पोटेंशियल 200x ग्रोथ इन 4 to 5 ईयर, वो एज्यूम करते हैं अगले 4 से 5 साल में हमारा जो ग्रोथ होगा वो 200 टाइम्स होगा। वैल्यूज़ जो है VC कौन कौन से वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, पहला होता है कॉमन बिलीफ। जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेटजिक वैल्यू, बियॉन्ड फंडिंग तो देते ही रहते हैं, वैल्यू भी एडिशन करते हैं। फिर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर अपील, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता है VC से। इसके अंदर स्पेशलाइज स्टाफ होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं। की क्वेश्चन फॉर द फाउंडर, ये इसमें क्या होता है कि वेंचर कैपिटल के इंटरेस्ट को इवैल्यूएट किया जाता है, पोटेंशियल पार्टनर को इवैल्यूएट किया जाता है। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग, यदि VC ने अभी तक कोई रिसेंट इन्वेस्टमेंट किया नहीं है तो फंड रेजिंग हो सकता है या चैलेंज फेस कर सकते हैं। तो स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग बहुत क्रूशियल है। VC के बिहेवियर को समझना, जो हमारे फील्ड कंपनी के फाउंडर हैं उनसे कनेक्ट कीजिए VC के पोर्टफोलियो में। ओपिनियन पूल एलोकेशन, यानी आप एलोकेशन के बारे में इंक्वायर कीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों VC का डिसीजन फ्लो टनल, VC यानी वेंचर कैपिटल का जो डिसीजन मेकिंग होता है उसे आप एक फनल की तरह समझ सकते हैं। लगभग 1% ऑफ द, जो भी हमारा 1% ऑफ द कंसिडर्ड बिजनेस है उससे भी कम VC फंडिंग एनुअली रिसीव करता है। फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो सबसे पहले कंपनीज और फंड जो है वेंचर कैपिटल को रिटेन करने वाले लंबे अवधि के लिए प्रेडिक्टेड रिटर्न जो होने वाला है 3 ईयर इन्वेस्टमेंट साइकिल का, वो पहले 18 महीना का था, अब वो 3 साल का होने वाला है। कंट्रोल स्टॉक वैल्यूएशन, यानी एक्सपेक्टेशन है कोरिलेशन का स्टॉक वैल्यूएशन में। फिर दोस्तों हिस्टोरिकल फंड साइड की बात करें तो 2021 जो है एक हिस्टोरिकल हाई था वेंचर कैपिटल फंड रेजिंग में और फॉर नए बिजनेस के लिए। डाइवर्स इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, तो प्राइम मूवर लैब का एग्जांपल दिया हुआ, इन्होंने $400 मिलियन इन्वेस्ट किया था 6 डाइवर्स इंडस्ट्री में। मार्केट अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट क्या है, तो प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है पब्लिक मार्केट में, जिस कारण से हमारे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कॉशन डाल दिया गया है। फ्यूचर वेंचर कैपिटल ट्रेंड, सबसे पहले की एक्सपेक्टेशन है ऑनगोइंग हाई इन्वेस्टमेंट लेवल और डील एक्टिविटी का। नेक्स्ट है बैटरी इंडस्ट्री डायनेमिक्स, तो एंटिसिपेटेड इनोवेशन इन द बैटरी प्रोडक्शन ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड। डिलेड IPOs फॉर स्टार्टअप, SPAC का डिक्लाइन हो गया है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2022 में। स्टार्टअप जो है ज़्यादा कैपिटल रेज करेंगे पब्लिक होने से पहले। फंडिंग का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जो कि हमारा देखिए फंड जो इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन फंडेड फाउंडर एंड रीजन आउटसाइड सिलिकॉन वैली। बायोटेक एंड मेडिकल स्टार्टअप रेजिलियंस, कंटिन्यूड इंटरेस्ट है बायोटेक में डिस्पाइट द एंडेमिक फेज ऑफ द पैंडेमिक।
कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है। कंज्यूमर इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर का वाइडली सिग्निफिकेंट पावर है। ट्रांसपेरेंसी कम डिमांड करते हैं और हमारा वैल्यू अलाइनमेंट में डिमांड करते हैं। फिर दोस्तों फूड टेक मोमेंटम लिया गया है। एक्सपर्ट्स एक्सपेक्टेड सर्च जो है हमारे फूड टेक इन्वेस्टमेंट में। नॉन पब्लिक कैपिटल आउटसाइड मार्केट प्राइवेट इक्विटी को डिफाइन किया गया है। दोस्तों इसमें जो हमारा प्राइवेट इक्विटी होता है ना, उसमें 99% जो ऑनरशिप होता है वो लिमिटेड पार्टनर का होता है और 1% जो ऑनरशिप होता है वो जनरल पार्टनर का होता है। ठीक है। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो फंड जो है रेवेन्यू जो है गेन करते हैं फीस से। और बेनिफिट्स एंड चैलेंज की बात करें तो एंटरप्रेन्योर के प्रेशर को कम करता है। वैल्यूएशन को नॉन मार्केट ड्रिवन नहीं होता है। प्राइवेट इक्विटी का सोर्स क्या क्या होता है? फंड आता है कहाँ से? इंस्टीट्यूशन से और एक्रेडिटेड इंडिविजुअल से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जिसमें डिलेड लिक्विडिटी इवेंट हो। प्राइवेट इक्विटी का बेनिफिट क्या है? कैश एक्सेस आसान है। वेंचर कैपिटल अर्ली स्टेज को फिल करता है, एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है। मैंने ड्रॉबैक भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ रूट्स दिया हुआ है। JP मॉर्गन का 1901 का लीवरेज बाय आउट, ठीक है। 1970 का टेक बूम, कैपिटल रेजिंग, ठीक है। अब देखिए प्राइवेट इक्विटी ट्रांजेक्शन कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे KKR ने RJR नेविस्को डील में कितना % इन्वेस्ट किया उसके बारे में बताया जा रहा है। पोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उससे क्या हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो हमारा प्राइवेट क्रेडिट फंड एक्टिविटी में राइज हुआ, क्रेडिट प्रोवाइड किया गया बिजनेस को जो कि बॉन्ड मार्केट एक्सेस को लैक कर रहे थे। शॉर्टर टर्म था, लेस रेगुलेशन था, लेस ससेप्टेबल था इंटरनेशनल टेंशन से। प्राइवेट इक्विटी के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे फंडिंग मिलता है हमें इंस्टीट्यूशनल और एक्रेडिटेड इन्वेस्टर से। कॉमन फंडिंग टाइप की बात करें तो डिस्ट्रेस फाइनेंसिंग, लेवरेज बाय आउट, ये 2 तरह का कॉमन फंडिंग टाइप्स होता है। फ्रेंड्स ये हमारा AVFM का कैप्सूल कोर्स, इस कोर्स में आप कंटेंट को देख सकते हैं। ये कैप्सूल कोर्स में 1 लाइनर PDF, कैप्सूल PDF और आपका ये फार्मूला PDF क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप देख पाएंगे कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेली क्विजेज आप देख पाएंगे ताकि डेली क्विजेज से आप देख पाएँ कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस को बेस्ड ऑन ऑल द पेजेस ऑफ मैकमिलन बुक। और इसके अलावा दोस्तों आपके पास सफिशिएंट MCQs दिए गए हैं इस पार्टिकुलर कोर्स में एंड इट कॉस्ट ओनली 75 रुपीज़। तो एक्सेस दिस पार्टिकुलर कोर्स यू कैन जस्ट इनरोल इन आवर कैप्सूल कोर्स प्रोग्राम। हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, JVN CIV मेड सिंपल, उसमें AVFM कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्राइवेट इक्विटी का प्रोसेस होता है उसमें जो कॉमन फंडिंग टाइप होते हैं वो सबसे पहले LBO होते हैं। LBO होता है लीवरेज बाय आउट। ये 2004 से पहले नॉन कोर बिजनेस यूनिट्स को बेचा जाता था और फाइनेंसिंग जो है 90% डेब्ट के माध्यम से किया जाता है टैक्स बेनिफिट के लिए। रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो 2008 के क्राइसिस के बाद इंटरेस्ट बढ़ा है और इन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और REIT में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्वियस सी बात है। फंड ऑफ फंड की बात करें तो बहुत सारे फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। एसेस इन्वेस्टर के लिए जो एसेस होता है उसमें विद मिनिमम क्राइटेरिया और क्रिटिक्स जो है हायर फी और लेस इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन को इसमें नोट करते हैं फंड ऑफ फंड में। वेंचर कैपिटल में एंजल फंड एंटरप्रेन्योर जो होते हैं स्टेजेस में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीड होता है, एक सीरीज ए स्टेज होता है, एक अर्ली स्टेज फाइनेंस होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। प्राइवेट इक्विटी फर्म का रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो मेन सोर्स होता है मैनेजमेंट फ़ी जो कि प्राइमरी रेवेन्यू होता है, परफॉर्मेंस फ़ी जो कि स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों स्ट्रक्चर का 20% अर्निंग और 2% एनुअल फ़ी होता है। ट्रांसपेरेंसी कंसर्न की बात करें तो राइजिंग इनकम फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी कॉल, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है तो ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए। और लिमिटेड लेजिस्लेटिव एक्शन है। SBI जो है रेगुलेट करती है प्राइवेट इक्विटी को भारत में। AIF जो है रेगुलेशन होता है 2012 का। और दोस्तों इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो कार्ल ग्रुप, इसका 1987 में फाउंड किया गया, ग्लोबल फोकस था। इसका पॉजिटिव रिटर्न रहा है ओवर $200 बिलियन। की सेक्टर है कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों फिर वारबर्ग प्रिंसेस, इसको 1966 में इस्टेब्लिश किया गया, न्यूयॉर्क बेस्ड है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इंडिया ग्लोबल अपील, तो रैंक 3rd ग्लोबली फॉर LP इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कैपिटल बूम, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। तो ये सभी आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं दोस्तों। लोकल इंस्टीट्यूशन वार्मिंग अप टू अल्टरनेटिव लीगल स्टेटस की बात करें तो जो प्राइवेट इक्विटी है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्रस्ट या कंपनीज के फॉर्म में। ये रजिस्टर्ड होता है सेबी के साथ AIF के रूप में। AIF होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। सेबी का AIF का रेगुलेशन कहता है, ये देखिए सेबी का जो AIF का रेगुलेशन है 2012 का, इसने सेबी के रेगुलेशन 1996 को रिप्लेस किया। AIF को डिसाइड किया जाता है प्राइवेटली पुट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। AIF की कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी 1 में वेंचर कैपिटल, SME, सोशल वेंडर, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आता है। कैटेगरी 2 में बहुत सारे फंड आते हैं जैसे कि रियल एस्टेट और प्राइवेट इक्विटी। कैटेगरी 3 में फंड आता है जिसमें डाइवर्स या कम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होते हैं। एंजल फंड दोस्तों पूछा गया था पिछली बार, एक कैटेगरी वेंचर कैपिटल का कैटेगरी 1 फंड का एक सब कैटेगरी होता है एंजल फंड। इसमें फंड को रेज किया जाता है एंजल इन्वेस्टर से। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करेगा 25 लाख का मैक्सिमम 3 साल के लिए। AIF का जो रेगुलेशन 2012 है वो प्राइवेट फंड गवर्नेंस को रेगुलेट करता है। प्राइवेट इक्विटी फंड डिफाइन किया जाता है प्राइमरीली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। सेबी
सेबी का सर्कुलर इशू किया जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये ऑपरेशनल रिपोर्टिंग और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को कवर करेगा। कंपनीज एक्ट 2013 जो है कंप्लायंस को आसान बनाता है प्राइवेट कंपनी के लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें तो फंड रेज किया जाता है प्राइवेट कंपनी के द्वारा। सेक्शन 42 जो है ऑफर लिमिट करता है 200 इंडिविजुअल के लिए। प्राइवेट इक्विटी भारत में बात करें तो इनका फोकस होता है अनलिस्टेड बिजनेस पे। इसके अंदर सीड, वेंचर, ग्रोथ और लेट स्टेज इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है। प्राइवेट इक्विटी में क्रूशियल स्टेज की बात करें, सबसे पहले टीजर, इनिशियल ओवरव्यू, एनडीए, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, मेमोरेंडम, डिटेल इन्फो शेयर्ड। दोस्तों ईओआई क्या होता है? नॉन बाइंडिंग ऑफर इंडिकेटिंग इंटरेस्ट। डेटा एक्सेस की बात करें तो वर्चुअल एक्सेस होता है एक्सेप्टेबल बिड के बाद। ये आपके ड्यू डिलिजेंस को फैसिलिटेट करता है। मैनेजमेंट मीटिंग की बात करें तो इन पर्सन मीटिंग होगा, इसमें कोलैबोरेशन को डिस्कस किया जाएगा। इंटेंट नोटिस में प्रिलिमिनरी लेटर ऑफ इंटेंट होता है। परचेज एग्रीमेंट में बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है टर्म्स के साथ। ड्यू डिलिजेंस क्रूशियल प्री क्लोजिंग रिसर्च के लिए देखा जाता है। ये ड्यू डिलिजेंस से क्या होता है? रिस्क कम होता है और वैल्यूज़ को ओवरव्यू मिलता है। दोस्तों एग्जिट स्ट्रेटजी में प्राइमरी गोल रहता है कि आप रिटर्न को रियलाइज कर लें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। लाइफ स्पैन इसका 5 से 10 साल तक का होता है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। कॉमन एग्जिट टैक्टिक्स में आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे कहते हैं, ट्रेड सेल कर सकते हैं थर्ड पार्टी परचेजर को, सेकेंडरी बायआउट कर सकते हैं यानी दूसरे प्राइवेट इक्विटी फंड को आप सेल कर सकते हैं। एआई के बारे में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करता है कंप्यूटर में। इसे आप लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बैंक में वाइडली अप्लाई किया जाता है, हेल्थ केयर में, सर्वेलेंस और सोशल मीडिया में। इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क होता है, डीप लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग होता है। एआई कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करता है ह्यूमन लाइक माइंड की तरह। रिसर्च फोकस की बात करें तो एआई का एम है मशीन विथ ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स। एआई ऑरिजिन हुआ था 1950s में। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी ने कॉइन किया था 1956 में। 1956 में एआई के एप्लीकेशन की बात करें तो डाइवर्स फील्ड में वाइडली यूज किया जाता है। बहुत सारे एआई के एप्लीकेशन अननोटिस चले जाते हैं। एजुकेशनल पोटेंशियल की बात करें तो एआई जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी हेल्प करता है। फिर एजुकेशन एस्पेक्ट की बात करें तो एआई हेल्प करता है आप कॉग्निटिव ट्रैप को रिकॉग्नाइज करें और रेक्टिफाई करें। ये इन्हांस करता है सेल्फ एश्योरेंस को इन चूजिंग इफेक्टिव कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। रैंक ब्रेन 2015 में लाया गया था। ये आपके सर्च रिजल्ट को इन्हांस करता है मशीन लर्निंग के माध्यम से। एआई हब सेंट्रल प्लेटफॉर्म होता है एआई रिसोर्स के लिए। ये हेल्प करता है शेयरिंग और कोलैबोरेशन में। क्यू फ्लो पाइपलाइन की बात करें तो फैसिलिटेट करता है कंटेनर सेंट्रिक एंड टू एंड एमएल प्रोसेस, मशीन लर्निंग प्रोसेस। ये ऑर्केस्ट्रेट करता है एमएल वर्कफ्लो को, यूटिलाइज करता है कंटेनर हर एक वर्कफ्लो स्टेज के लिए। ये बिल्डर को इनेबल करता है, डिप्लॉय करता है, मैनेज करता है रीयूजेबल एमएल वर्कफ्लो को। ये हमारे ओपन सोर्स क्यू फ्लो प्रोजेक्ट का एक पार्ट होता है। एआई हब कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म होता है ताकि आप हाई क्वालिटी एमएल रिसोर्स को एक्सेस कर सकें और शेयर कर सकें। ये आपके इजी रीयूज़ को सपोर्ट करता है पाइपलाइन का फॉर जीसीपी और हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपके कोलैबोरेशन को इन्हांस करेगा, डिप्लॉयमेंट करेगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ये एआई वर्कफ्लो को सिंप्लीफाई करता है प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन में। गूगल डुप्लेक्स की बात करें तो ये वॉइस कंट्रोल एआई होता है डाइवर्स टास्क के लिए। इसको डिमोड किया गया था सीईओ सुंदर पिचाई के द्वारा 2018 में। इनिशियली था रिजर्वेशन के लिए, इसने एप्लीकेशन को एक्सपेंड किया गया। पब्लिक अवेलेबिलिटी है यूएस में। ऑप्ट आउट फॉर बिजनेस चाहे तो उसे ऑप्ट आउट कर सकती है। इसको यूज़ किया जाएगा रिटेल में, एयरलाइन चेकिंग में, ऑनलाइन परचेज में, अपॉइंटमेंट में, फ़ोन क्यू होल्डिंग में। एआई बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो एआई प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग को इन्हांस करता है, फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, एनोमली की एफिशिएंसी बढ़ाता है, ट्रांसफॉर्म करता है कस्टमर सर्विस विद एआई पावर चैटबॉट। रोबो एडवाइजर एनालाइज करते हैं क्लाइंट डेटा को इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन के लिए। प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है पैटर्न को अनकवर करता है सेल के लिए, क्रॉस सेलिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है, 5 थ्रेड से लर्न करके। ओवरऑल एआई जो है बैंकिंग को टेक्नोलॉजिकली रिलेवेंट बनाता है और कंज्यूमर फोकस बनाता है। एआई इन्हांस करता है साइबर सिक्योरिटी को बाय मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड। क्रेडिट स्कोरिंग जो एआई से कैसे बेनिफिट करता है एंड वो डाइवर्स डेटा सोर्स को एनालाइज करता है कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट वर्दिनेस असेसमेंट के लिए। हाइब्रिड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे एआई मेथोडोलॉजी को कंबाइन किया गया। HIS का एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होता है जो कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन की बात करें तो एक वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर मेथड है जो कि ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल नेचर का है। और हाइब्रिड सिस्टम जो है कंबाइन करता है स्किल को बहुत सारे सिस्टम का, और इसमें एक स्पेशल ट्रेट होता है कि प्रत्येक सिस्टम पॉजेस करते हैं। इसीलिए हम लोग हाइब्रिड सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं फार ग्रेटर एक्सटेंट में। एआई के फ्यूचर स्कोप की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आप बहुत सारे कंप्यूटर मेथड को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट का हाईली अनप्रेडिक्टेबल नेचर है। हाइब्रिड सिस्टम की बात करें यदि फाइनेंशियल प्रेडिक्शन में, तो हाइब्रिड एआई सिस्टम एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है फाइनेंशियल प्रेडिक्शन में। ये हमारे अलग अलग सिस्टम के स्ट्रेंथ को कंबाइन करता है। एआई के फंक्शनल ओवरव्यू की बात करें तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस किया जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन
एप्लीकेशन के लिए। इसके अंदर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑडिटरी इनपुट को सब स्टोर करने के लिए, ऑटोमेटेड रीजनिंग होता है, सेव नॉलेज फॉर आंसरिंग क्वेश्चन ऑन क्रिएटिव ग्राफिक्स। एआई के कंपोनेंट की बात करें तो इंटेलिजेंस होता है और एक आर्टिफैक्ट है, ये जरूरी है एआई के सक्सेस के लिए। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट की बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल हेल्थ रॉबिन्सन है, ये पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर था। एआई का फाउंडेशन है आप लैंग्वेज को समझना, जिसमें आप सब्जेक्ट मैटर को ग्रास्प करें, इन्वायरमेंट को ग्रास्प करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ग्रास्प करें, ये सभी बेसिक्स होते हैं हमारे एआई का। एआई का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा, तो डेटा को हार्नेस करने में, फिर मेडिकल ब्रेक थ्रू में। फ्यूचर सिनेरियो की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल होगा, आप इसके फ्यूचर सिनेरियो को देख सकते हैं। फिर दोस्तों एजुकेशन में वर्चुअल ट्यूटर, फेशियल एनालिसिस, ये सभी आपके पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करेगा। कस्टमर सर्विस में हेल्पफुल होगा। न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करें तो न्यूरल नेटवर्क हाईली एडेप्टेबल एल्गोरिथम है, जिसको आप सुपरवाइज डेटा माइनिंग में यूज़ करते हैं। न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशन की बात करें तो ये बहुत सारे मॉडलिंग चैलेंज को सॉल्व करने में हेल्प करता है, सुटेबल होता है रिग्रेशन सिनेरियो के लिए। सोफिस्टिकेशन की बात करें तो सोफिस्टिकेशन में ये इवॉल्व हो सकता है सोफिस्टिकेटेड मॉडल में, खासकर सक्सेसफुल होता है बहुत सारे इनपुट वेरिएबल के साथ। चैलेंजेस की बात करें तो दोस्तों आप न्यूरल नेटवर्क को समझकर ये बहुत चैलेंजिंग है, न्यूरल नेटवर्क को समझना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, नॉन लीनियरिटी काफ़ी ज़्यादा है। न्यूरल नेटवर्क लर्निंग की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क जो है इनपुट डेटा से सीखता है। फिर दोस्तों मशीन लर्निंग लाया गया बिना एजम्पशन का, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि सिंपल मॉडल को कंबाइन करता है। कंट्रोल थ्योरी और साइबरनेटिक्स की बात करें तो टेसिबोसिस 250 BC में ये सेल्फ कंट्रोलिंग वाटर क्लॉक का डेवलपमेंट किया। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन गवर्नर का डेवलपमेंट किया। कॉर्नेलिस डेवरल ने थर्मोस्टेट सबमरीन का डेवलप किया। वाइनर 1894 से लेकर 1964 तक इन्होंने थ्योरी पायनेट को कंट्रोल किया। साइबरनेटिक्स 1948 में इसने एआई के कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया। एसबाई 1940 में यूके के पायनर थे। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ये इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। रेशियो क्लब फाउंड किया गया था एसबाई के द्वारा, ट्यूरिंग के द्वारा और वेल्टर के द्वारा। जॉन एसबाई का फोकस था साइबरनेटिक्स पे और ब्रेन डिज़ाइन में। दोस्तों होम्योस्टैटिक डिवाइस की बात करें तो एसबाई का जो थ्योरी था इंटेलिजेंस पे वाया फीडबैक लूप। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल थ्योरी जो है मैक्सिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव को ओवर द टाइम। एआई जो है सिस्टम क्रिएट करते हैं ऑप्टिमल एक्शन के लिए। मैथमेटिकल अप्रोच की बात करें तो कंट्रोल थ्योरी कैलकुलस एआई रिलीज को यूज़ करता है लॉजिक पे। थॉट और लैंग्वेज के इसमें क्या कनेक्शन है, सबसे पहले बिहेवियरिस्ट अप्रोच की बात करें तो स्किनर का वर्बल बिहेवियर आएगा, कॉम्स्की का क्रिटिक्स आएगा। कॉम्स्की का कंट्रीब्यूशन क्या है, कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक का बर्थ, एनएलपी का बर्थ। एआई में सबसे बड़ा गोल क्या है कि आप इंटेलिजेंस को एमुलेट करें, ठीक है। रीजनिंग तो अर्ली एआई मिरर जो है, अर्ली जो पहले के एआई होते थे वो ह्यूमन रीजनिंग स्टेप को मिरर करते थे, अनसर्टेन को एड्रेस करते थे, कॉम्बिनेशनल एक्सप्लोजन इशू को बैटल करते थे। ह्यूमन ऑफन इंट्यूशन को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑन्टोलॉजी जो है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, कंसेप्ट को डिफाइन करेगा, रिलेशन को डिफाइन करेगा। जो हमारे अपर ऑन्टोलॉजी होते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक वन को मेडिएट करते हैं। कॉमन सेंस नॉलेज जो है चैलेंज पोज करता है। डाइवर्स कंटेस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिसीजन सपोर्ट में। रैशनल एजेंट की बात करें तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रैशनल एजेंट को समझता है, रैशनल एजेंट के डिसीजन मेकिंग को समझता है। एजेंट पास्ट और करंट परसेप्शन को कंसीडर करते हैं। एआई सिस्टम के अंदर एजेंट होते हैं, उनके एनवायरनमेंट होता है। एजेंट एक्ट करता है सराउंडिंग के बेसिस पे, इंटरेक्शन के बेसिस पे। एजेंट एनवायरनमेंट की बात करें तो एजेंट का सराउंडिंग ही एनवायरनमेंट होता है, वो एक्सक्लूड करता है एजेंट को। प्लानिंग का मतलब है इंटेलिजेंट एजेंट प्लान करेगा, प्रेडिक्ट करेगा, डिसाइड करेगा। मल्टी एजेंट प्लानिंग में कोलैबोरेशन आता है। लर्निंग में दोस्तों मशीन लर्निंग इंप्रूव होता है एक्सपीरियंस के साथ। जो हमारा अनसुपरवाइज है पैटर्न को फाइंड करेगा, जो सुपरवाइज होता है उसमें क्लासिफिकेशन होगा, रेग्रेशन होगा, जो रीइंफोर्समेंट होगा उसमें रिवार्ड होगा, पेनल्टीज आएगा। ट्रांसफर लर्निंग स्किल को अप्लाई करते हैं नए चैलेंजेस में। मोशन और मैनिपुलेशन रोबोटिक्स की बात करें तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में होता है, उसे यूज़ करते हैं मैपिंग के लिए और लोकलाइजेशन के लिए। सेफ्टी एक की एडवांटेज है जो कि ह्यूमन के रिस्क को कम करता है। एक डिसएडवांटेज ये है कि ह्यूमन जो है बेटर होते हैं कुछ टास्क के लिए जो कि एआई नहीं कर पाते हैं। एआई का टूल्स एंड टेक्निक की बात करें, सबसे पहला है सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो मोशन प्लानिंग जो है टास्क को जॉइंट मूवमेंट में ब्रेक करता है। सर्च एल्गोरिथम लॉजिक के लिए, प्लानिंग के लिए, रोबोटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। ह्यूरिस्टिक जो है सर्चेस को गाइड करता है एफिशिएंट सॉल्यूशन के लिए।
एआई में लॉजिक की बात करें तो एआई में लॉजिक को यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। बहुत सारे लॉजिकल फ्रेमवर्क को होता है, हम लोग अप्लाई करते हैं एआई के रिसर्च में। प्रोबेबिलिस्टिक मेथड की बात करें तो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड बहुत ज़रूरी है ताकि आप अनसर्टेन या पार्शियल नॉलेज को हैंडल कर सकें। बैसियन नेटवर्क होता है, यूज किया जाता है रीजनिंग के लिए, लर्निंग के लिए, प्लानिंग के लिए, परसेप्शन के लिए। यूटिलिटी, डिसीजन थ्योरी और मॉडल जैसे कि मार्कोव डिसीजन, ये सभी प्रोसेस होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। क्लासीफायर और स्टैटिस्टिकल लर्निंग की बात करें तो क्लासीफायर डिटरमाइन करता है कि पैटर्न में क्लोजेस्ट मैच क्या हो सकता है। सुपरवाइज लर्निंग एग्जाम्पल को यूज़ करता है ताकि क्लासीफायर को मॉडिफाई कर सकें। क्लासीफायर का जो फंडामेंटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो हम लोग कंट्रोलर में अप्लाई करते हैं, डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करते हैं। एआई में क्लासीफायर का क्या मतलब होता है? एआई में जो क्लासीफायर होते हैं वो ऑब्जर्वेशन को असाइन करेंगे किसी प्री डिटरमाइंड क्लास में। पहले से क्लास हमने डिटरमाइन कर लिया, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन को असाइन कर रहे हैं। डेटा सेट के अंदर लेवल्ड ऑब्जर्वेशन होता है कैटेगराइजेशन के लिए। बहुत सारी मेथडोलॉजी होते हैं जैसे डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट नेबर, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन, नेव वेज, न्यूरल नेटवर्क, ये सभी को यूज किया जाता है क्लासीफायर को ट्रेन करने के लिए। एआई और मोरालिटी की बात करें तो एआई का क्या इंपैक्ट है मोरालिटी पे, इस पर डिबेट चल रहा है। इसमें जो है कंसर्न होता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और एक जरूरी होता है एआई का असिस्टेंट, मतलब एक तरह का नेगेटिव ये भी है कि हमें कंसर्न हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और ये भी है कि हम जो है ज़रूरी है एआई का हेल्प लेना। कुछ लोग पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एआई को एम्फेसाइज करते हैं डेली लाइफ पे, और कुछ लोग इस बात पे जरूरी डालते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग एंड जुडिशियस यूज ऑफ एआई फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। बिजनेस एनालिटिक्स स्किल को, टेक्निकल को, प्रैक्टिसेस को मर्ज करता है डेटा ड्रिवन इंसाइट के लिए। दोस्तों ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूटिलाइज करता है जिसको हम लोग बिजनेस एनालिटिक्स कहते हैं। डेटा माइनिंग की हिस्ट्री की बात करें तो ये 1990s में स्टार्ट हुआ था डेटा वेयर हाउसिंग के साथ। डेटा माइनिंग टर्म कॉमन हुआ था 1995 में। केनेडी कॉन्फ्रेंस और जर्नल डेटा माइनिंग को लाइक करते हैं और नॉलेज डिस्कवरी को इस्टेब्लिश किया गया इस फील्ड में। बीए यानी बिजनेस एनालिटिक्स का क्या एसेंशियल है, इसे हम लोग इंटरप्राइज में अप्लाई करते हैं डेटा और परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, कंज्यूमर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए, रेवेन्यू ग्रोथ पर्पज से। बीए का ओवरव्यू की बात करें तो आप डाइवर्स डेटा सोर्स को एनालाइज करेंगे इंसाइट के लिए, आप कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स को यूटिलाइज करेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए, आप रियल टाइम केपीआई को मॉनिटर करेंगे इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। एनालिटिक्स की टाइप्स की बात करें सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये करता है, ये हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रेट करेगा, पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में क्या होता है कि हमारा जो ट्रेंड है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं उस पर फोकस करते हैं, डायग्नोज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या बताया मैंने आपको, हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रेट करना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर आउटकम को एस्टिमेट कर सके। ये कॉमन होता है सेल्स और मार्केटिंग में फोरकास्टिंग के लिए। दोस्तों पिछले बार से केस स्टडी पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव पे और डायग्नोस्टिक पे और प्रेडिक्टिव पे। उसके अलावा दोस्तों प्रिस्क्रिप्टिव होता है। प्रिस्क्रिप्टिव में आप 5 डेटा को यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर एक्शन को आप रिकमेंड कर सकें। ये दोस्तों सजेशन ऑफर करता है ऑप्टिमल आउटकम के लिए। ये डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क को यूज करता है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। डेटा एनालिटिक्स के एलिमेंट की बात करें, पहला एलिमेंट है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग बिग डेटा सेट को सर्च करता है पैटर्न के लिए। ये हेल्प करता है रिजोल्यूशन को इशू में और फ्यूचर ट्रेंड फोरकास्टिंग में। टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है, ये इनसाइट को एक्सट्रैक्ट करेगा टेक्सचुअल डेटा से। डेटा एग्रीगेशन क्या होता है, ये डेटा को कंपाइल करेगा, गैदर करेगा एनालिसिस पर्पस के लिए। फोरकास्टिंग में क्या होता है कि आप फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करते हैं, आउटकम को प्रेडिक्ट करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्लैरिटी के पर्पस के लिए। डेटा माइनिंग के प्रोसेस सबसे पहले आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में आप रिलेवेंट डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे एनालिटिक्स पर्पस से, आप डेटा को कंपाइल करेंगे अलग अलग सोर्स से, आप डेटा लेक्स को यूटिलाइज करेंगे बिग डेटा कॉन्टेक्स्ट के पर्पस के। डेटा प्रिपरेशन में क्या होता है कि आप एक्सप्लोर करेंगे, प्रोफाइल करेंगे और प्री प्रोसेस करेंगे डेटा को। आप डेटा क्लिनजिंग को कंडक्ट करेंगे, एरर को करेक्ट करवाएंगे, आप इंश्योर करेंगे कंसिस्टेंसी डेटा कन्वर्जन के माध्यम से। डेटा माइनिंग में आप सबसे पहले एप्रोप्रिएट डेटा माइनिंग टेक्निक को चूज करते हैं, एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं ताकि डेटा को आप माइन कर सकें। आप एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं स्मॉलर सैंपल के डेटा सेट में। इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस की बात करें तो आप फाइंडिंग को इनकॉर्पोरेट करते हैं एनालिटिकल मॉडल में। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। दोस्तों आप रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के माध्यम से और डेटा स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। डेटा माइनिंग टेक्निक के टाइप्स की बात करें तो कॉमन टेक्निक्स जो होता है पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए और एनोमैली डिटेक्शन के लिए। इसके अंदर बहुत सारे डेटा माइनिंग मेथड्स होते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि सबसे पहले हमारा एसोसिएशन रूल, तो इसमें
इसमें आप लोग इफ़ और देन सैम्पल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। आप रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करेंगे सपोर्ट और कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरा जो हमारा टेक्निक है डेटा माइनिंग का वो है क्लासिफिकेशन। आप डेटा को कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। इसमें जो मेथड यूज़ किया जाएगा उसमें डिसीजन ट्री, नाइफ बेस, के नियरेस्ट नेबर, लॉजिस्टिक रेग्रेशन यूज होगा। तीसरा जो डेटा माइनिंग टेक्निक है वो है हमारा क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में आप डेटा को ग्रुप करते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। इसमें के मीन्स हायरार्कियल गॉसियन मिक्सचर मॉडल को यूज़ किया जाएगा। चौथा जो मेथड है वो हमारा रेग्रेशन है। रेग्रेशन में वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं वेरिएबल के बेसिस पर। इसमें जो लीनियर हो गया, मल्टी वेरिएंट रेग्रेशन हो गया, इस मेथड को यूज़ करते हैं। पांचवा जो हमारा डेटा माइनिंग का टाइप है वो है हमारा टेक्निक है वो है हमारा सीक्वेंशियल एनालिसिस। इसमें आप डेटा को माइन करते हैं ताकि इवेंट के सीक्वेंस में पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकें। पांचवा है हमारा न्यूरल नेटवर्क। ये ब्रेन के फंक्शन को मॉडल करेगा। इसको डीप लर्निंग में यूज़ किया जाता है। डेटा माइनिंग के सॉफ्टवेयर की बात करें तो बहुत सारे वेंडर सॉफ्टवेयर ऑफर करते हैं। इसके अंदर डेटा प्रेप, एल्गोरिथम, मॉडलिंग, GUI टूल्स, ठीक है। वेंडर्स की बात करें तो एल्टेरिक्स, AWS, डाटाबिक्स, डाइकू, डेटा रोबोट, गूगल, S2AI, IBM, नाइम, फिर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, रैपिड माइनर्स, SAP, टिबको सॉफ्टवेयर। फ्री टूल की बात करें तो डेटा मिल्ट, ELKI, ऑरेंज, रैटल, एस्किसिट लर्न और वेका, ये सभी हमारे फ्री टूल डेटा माइनिंग टूल्स हैं। डेटा माइनिंग का बेनिफिट क्या है कि आपका मार्केटिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, सेल्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ पाते हैं टारगेटेड कैंपेन के लिए। इससे आपका लीड कन्वर्जन रेट बढ़ता है, कस्टमर सर्विस बढ़ता है दोस्तों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, प्रोडक्शन अप टाइम बढ़ता है और स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट होता है, कॉस्ट कम होता है। और दोस्तों इसका इंडस्ट्री एग्जांपल दिया हुआ डेटा माइनिंग का, जैसे कि रिटेल है आपका तो रिटेल का एग्जांपल दिया हुआ है, टारगेटेड मार्केटिंग एंड प्रमोशन। दोस्तों डेटा माइनिंग का इंडस्ट्री एग्जांपल की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आप फाइनेंशियल रिस्क मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, लोन को वैलिडेट करते हैं, क्रेडिट एप्लीकेशन को वैलिडेट करते हैं, आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए। इंश्योरेंस में एप्लीकेशन की बात करें तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को प्राइस करने में हेल्प करता है, अप्रूवल डिटरमाइन करने में हेल्प करता है पॉलिसी एप्लीकेशन के लिए, रिस्क मॉडलिंग में हेल्प करता है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो ये हमारे अप टाइम और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ये प्रोडक्ट को सेफ्टी बनाता है और ऑप्टिमाइज करता है सप्लाई चेन को। इंटरटेनमेंट में, हेल्थ केयर में, सभी जगह इसका यूज है। टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा होता है, एक स्टैंडर्डाइज टेबलर फॉर्मेट है, ये सिंप्लीफाई करता है स्टोरेज को और एनालिसिस को। अनस्ट्रक्चर्ड देखिए टेक्स्ट माइनिंग में दो तरह का पार्ट है, एक है स्ट्रक्चर डेटा, एक है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट ही नहीं होता है, इसके अंदर आप वीडियो और ऑडियो को यूज करेंगे जो कि हमारा रिच मीडिया फॉर्मेट है। एक होता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा का। इसका एग्जाम्पल है XML, HTML फाइल। टेक्स्ट माइनिंग का बेनिफिट ये है कि ये अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए बहुत क्रूशियल है। ये आपके अनस्ट्रक्चर डेटा को स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करता है, ये आपको एनालिसिस में हेल्प करता है, हाई क्वालिटी इंसाइट प्रोवाइड करवाता है। टेक्स्ट माइनिंग का टेक्निक है हमारे पास इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, यानी डेटा को आप लोकेट कर रहे हैं क्वेरीज के बेसिस पर। एग्जांपल के तौर पर टोकनाइजेशन और स्ट्रीमिंग को ले सकते हैं। एक होता है NLP होता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये कॉम्प्रीहेंड करता है स्पोकन और रिटन लैंग्वेज को। इसका सब टास्क में आप ले सकते हैं समराइजेशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, ये आपको सिमेंटिक एनालिसिस में हेल्प करता है। किसी भी अनस्ट्रक्चर टेस्ट का जो हमारा सिमेंटिक एनालिसिस है उसमें हमारा NLP काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। टेक्स्ट कैटेगराइजेशन की बात करें, जिसे हम लोग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, इसमें आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है सिनोनिम को क्लासीफाई करने में और एब्रिविएशन को क्लासीफाई करने में। सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट को आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी हमारे कस्टमर के एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं उसे मॉनिटर करेंगे। इसे आप यूज़ करते हैं ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज के इंसाइट के पर्पज़ के लिए। देखिए एक टर्म आया है इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, ये पर्टिनेंट डेटा को लाता है सरफेस पे। इसका फोकस होता है कि हम स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करें। इसका सब टास्क है फीचर सेलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, नेम आइडेंटिटी रिकॉग्निशन। डेटा एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि आप रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, ये आपको समरी स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा ओवर द टाइम। दो अप्रोच होता है हमारा डेटा एग्रीगेशन में, पहला होता है टाइम एग्रीगेशन, दूसरा होता है स्पेशियल एग्रीगेशन। टाइम इंटरवल फॉर डेटा कलेक्शन एंड एग्रीगेशन, तो डेटा को कंपाइल किया जाता है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में। दोस्तों टाइम फ्रेम फॉर रिपोर्ट की बात करें तो जो आपका पीरियड होता है डेटा को कलेक्ट किया जाएगा डिसेमिनेशन से पहले। ग्रैनुलैरिटी की बात करें तो टाइम फ्रेम फॉर गैदरिंग इंडिविजुअल डेटा पॉइंट फॉर एग्रीगेशन, वोटिंग टाइम पीरियड। तो ये आपके सैम्पलिंग, रिसोर्स सैम्पलिंग के फ्रीक्वेंसी को इस्टेब्लिश करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा स्पेशियल एग्रीगेट आउटपुट को। जैसे फोरकास्टिंग में क्या होता है कि आप फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं पास्ट और प्रेजेंट डेटा के बेसिस पर। डिसीजन मेकिंग टूल होता है प्लानिंग और बजटिंग के लिए। फोरकास्टिंग मेथड में सबसे पहला होता है क्वालिटेटिव अप्रोच, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच में सब्जेक्टिव फाइंडिंग होता है बेस्ड ऑन एक्सपर्ट जजमेंट, और क्वांटिटेटिव अप्रोच में मैथमेटिकल मॉडल और हिस्टोरिकल डेटा को यूज किया जाता है प्रेडिक्शन पर्पज से। डेटा विजुअलाइजेशन ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफिक्स के माध्यम से, जैसे कार्ड चार्ट हो गया, प्लॉट हो गया। इसका पर्पज होता है कि आप कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप को
कम्युनिकेट करें आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए। डेटा विजुअलाइजेशन का क्या फंक्शन है? आइडिया क्रिएशन। ये नया डेटा डेवलपमेंट को सिमुलेट करेगा टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में। ये विजुअलाइजेशन को जो हमारे विजुअलाइजेशन है वो फाउंडेशन होता है प्रोजेक्ट को समझने के लिए। दोस्तों फिर विजुअल डिस्कवरी, ये डेटा एनालिटिक्स में हेल्प करता है, साइंटिस्ट को हेल्प करता है ताकि वो पैटर्न को फाइंड कर सके, ट्रेंड को फाइंड कर सके। ये इंटीग्रेट होता है डेटा टीम के साथ, वर्क के साथ डीपर इंसाइट के लिए। दोस्तों डेटा विजुअलाइजेशन के टाइप्स की बात करें, पहला होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आप ट्रैक करेंगे, डेटा को विजुअलाइज करेंगे बहुत सारे सोर्सेज के माध्यम से। ये विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा स्पेसिफिक बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस का क्या स्पेसिफिक बिहेवियर का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा परफॉर्मेंस पे, उसे हम डैशबोर्ड बताता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सपीरियंस। तो इसमें सबसे पहले बिग डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिग डेटा हेल्प करता है आपके अंडरस्टैंडिंग को, कस्टमर एक्सपीरियंस के अंडरस्टैंडिंग को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा बिग डेटा आपके इंटरेक्शन को ऑप्टिमाइज करेगा और पर्सनलाइज सॉल्यूशन ऑफर करेगा। उसके अलावा दोस्तों डेटा को एनालाइज करेगा कस्टमाइज ऑफर के लिए और प्रोएक्टिव इशू रिजोल्यूशन के लिए। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, तो बिग डेटा की इंसाइट की बात करें तो आप बिग डेटा के माध्यम से वैल्यूएबल कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिहेवियर एनालिसिस के माध्यम से। ये मार्केटिंग एफर्ट को टारगेट करेगा। फिर आप इन स्टोर शॉपिंग एक्सपीरियंस में हेल्प ले सकते हैं, प्राइजिंग एनालिटिक्स में हेल्प ले सकते हैं, हेल्थ केयर में हेल्प ले सकते हैं, जीनोमिक रिसर्च में हेल्प ले सकते हैं बिग डेटा का। फिर पेशेंट के एक्सपीरियंस और आउटकम में आप बिग डेटा का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, टेबल्स क्या होता है? टेबल्स ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को रोज और कॉलम में, आपको एक डिटेल व्यू प्रोवाइड करता है। पाई चार्ट और स्टैक बार चार्ट दोस्तों प्रपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में डिस्प्ले करता है। लाइन ग्राफ और एरिया चार्ट की बात करें तो ये बताएगा कि ओवर द टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा दोस्तों हिस्टोग्राम क्या करता है? डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को डिपिक्ट करता है बिना बार के बीच में स्पेस डाले हुए। स्कैटर प्लॉट आपका दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को रिवील करेगा। हीट मैप्स बिहेवियर डेटा को विजुलाइज करेगा लोकेशन के बेसिस पे। ट्री मैप जो है हायरार्किकल डेटा को डिस्प्ले करेगा नेस्टेड फॉर्म में। एक्सेल के प्रोफिशिएंसी के लिए आपको स्प्रेडशीट, वर्कबुक, फार्मूला, डेटा लिंकिंग, पाइवट टेबल, चार्ट, डेटा एनालिटिक्स, मैक्रोज, ऑटोमेशन, इफ स्टेटमेंट, डेटा वैलिडेशन, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों बिग डेटा आपके एडवांस एनालिटिक्स को लार्ज डाइवर्स डेटा सेट में अप्लाई करता है। इसके अंदर हाई वॉल्यूम, वेलोसिटी, डाइवर्सिटी, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिग डेटा के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल, सोशल प्लेटफॉर्म, IoT यानी इंटरेस्ट ऑफ थिंग, ये कंट्रीब्यूट करता है कॉम्प्लेक्सिटी में। डेटा सोर्स की बात करें तो डेटा का सोर्स सेंसर से, डिवाइस से, वीडियो, ऑडियो, नेटवर्क, लॉग फाइल, ट्रांजैक्शन, वेब एंड सोशल मीडिया, सभी हमारे डेटा के सोर्स ही हैं। सिग्निफिकेंट रियल टाइम डेटा जो है लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि आप क्विकली डिसीजन ले सकते हैं प्रीवियस इनएक्सेसिबल डेटा के माध्यम से। इसका यूज क्या है? कस्टमर इंटीग्रेशन में, फ्रॉड डिटेक्शन में, सप्लाई चेन एफिशिएंसी में। फिर दोस्तों इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हेल्थ केयर, ऑयल, गैस, सभी जगह यूज है। देखिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है कि आप बिग डेटा को यूज़ करते हैं इक्विपमेंट फेलियर प्रेडिक्शन के लिए। ये इंश्योर करता है कि आप ऑप्टिमल सिस्टम, आपका सिस्टम लाइफ ऑप्टिमल हो, प्रोडक्ट क्वालिटी ऑप्टिमल हो। ये आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इन्हांस करेगा और एंटिसिपेट करेगा डिमांड को। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ये रेवेन्यू को बूस्ट करेगा और कॉस्ट को कट करेगा प्रोडक्शन लाइन एनालिसिस के माध्यम से। दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो ये कस्टमर डिमांड को एंटिसिपेट करेगा बिग डेटा के माध्यम से। एक प्रेडिक्टिव मॉडल को क्रिएट किया जाएगा सक्सेसफुल नए प्रोडक्ट के लिए। कॉम्पिटिशन इनोवेशन में हेल्प करेगा। दोस्तों फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प करेगा। बिलिंग एनालिसिस में, आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। दोस्तों कहाँ डेटा बिग डेटा का यूज है वो बताया जा रहा है आपको। बिग डेटा का इंपॉर्टेंस है कॉस्ट कम करने में, स्पीडियर और क्वालिटी डिसीजन होता है आपका, डेवलपिंग एंड मार्केटिंग न्यू प्रोडक्ट। बिग डेटा एनालिटिक्स कैसे काम करता है? पहले इसमें डेटा को आप कलेक्ट करते हैं, आप स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्स से। आप डेटा जो एक्सेसिबल डेटा वेयर हाउस में होता है उसे स्टोर करते हैं। दोस्तों फिर अगला होता है डेटा को प्रोसेस करना। आपने कलेक्ट कर लिया, अब बात आती है उसे प्रोसेस करने की। आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं रिलायबल एनालिटिकल क्वेरी के लिए। ये आपके चैलेंज को एड्रेस करेगा। क्या चैलेंज क्या है? वास्ट और अनस्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेस करने का जो चैलेंज है उसे एड्रेस करेगा। इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग आता है लार्ज डेटा ब्लॉक के लिए ओवर द टाइम। TAT की बात करें तो बैच प्रोसेसिंग जो है सिनेरियो को सूट करता है, इसमें लॉन्गर डेटा गैदरिंग होता है। फिर दोस्तों एक होता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एक होता है बैच प्रोसेसिंग, एक होता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या करता है? स्मॉलर बैच को एग्जामिन करेगा, इससे जो आपके कलेक्शन और एनालिसिस के बीच का समय है वो कम होता है। फिर है हमारा डेटा क्लीनिंग,
क्लिनजिंग इंश्योर करता है कि हमारे पास एक्यूरेट और क्वालिटी डेटा हो रिलायबल इंसाइट के लिए। ये फॉर्मेटिंग को करेक्ट करेगा, रिडंडेंसी को हटाएगा, इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हटाएगा। फिर आता है डेटा एनालिसिस। तो ये सॉफिस्टिकेटेड एनालिसिस होता है जो कि हमारे लार्ज डेटा सेट को मीनिंगफुल इंसाइट में ट्रांसफॉर्म करता है। इसके अंदर टेक्निक्स जो आते हैं एनालिसिस डेटा एनालिसिस के, पहला होता है डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, डीप लर्निंग। तो बिग डेटा एनालिटिक्स टूल एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहला होता है हैडूप। हैडूप एक ओपन सोर्स सिस्टम है ताकि एफिशिएंटली आप स्टोर कर सकें और एनालाइज कर सकें। ये आपके लार्ज स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा को हैंडल करता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो ये नॉन रिलेशनल सिस्टम है जो कि सुटेबल है लार्ज अनस्ट्रक्चर रॉ डेटा के लिए। मैप रिड्यूस, ये की कंपोनेंट होता है हैडूप फ्रेमवर्क का। इसके अंदर मैपिंग किया जाता है और मैपिंग एंड रिड्यूसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। यार्न दोस्तों क्या होता है, क्लस्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी होता है हैडूप सिस्टम में। स्पार्क क्या होता है, एक ओपन सोर्स क्लस्टर कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है। टैब्ल्यू यानी एंड टू एंड डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म होता है। तो बिग डेटा का चैलेंजेस क्या क्या, एक्सेसिबिलिटी, तो लार्ज डेटा वॉल्यूम को हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। फिर डेटा क्वालिटी की बात करें तो आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा ताकि एरर को चेक कर सकें, क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो कंसर्न बढ़ता है प्राइवेसी के रिगार्डिंग, सेफ्टी के रिगार्डिंग। चूजिंग टूल, तो जो हमारा डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होता है, ठीक है। वेब एंड मोबाइल एनालिटिक्स की बात करें तो सबसे पहले मोबाइल वेब एनालिटिक्स क्या होता है कि मोबाइल वेबसाइट को एनालाइज करेगा यूज़र, देखिए मोबाइल वेबसाइट यूज़र बिहेवियर को एनालाइज करना, मोबाइल ट्रैफिक को इम्प्रूव करना, डेटा कलेक्टेड को आप पेज व्यू, विजिट, यूज़र, मोबाइल से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन जो है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है जो कि डेस्कटॉप से कंपेरेबल होता है। W3C मोबाइल वेब इनिशिएटिव है जो कि आपकी मोबाइल वेबसाइट सपोर्ट को इम्प्रूव करेगा। प्लेटफॉर्म में आपका HTML, जावास्क्रिप्ट, वर्डप्रेस, मोबाइल पैक, PHP, .NET, जावा, पाइथन, ये सभी आपके प्लेटफॉर्म हैं। एनालिटिक्स का चैलेंज क्या है कि आपको बहुत सारे नेटवर्क से जो एक्सेसिबिलिटी है ये आपकी एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है, राइट। मैट्रिक्स में डिवाइस इन्फो, चैलेंजिंग, ट्रेडिशनल वेब एनालिटिक्स, ये सभी आते हैं। ट्रैकिंग इशू होता है क्योंकि ट्रैकिंग इशू में सबसे पहले विजिटर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो काफ़ी अनरिलायबल है, कुकीज़ काफ़ी हैं। कभी कभी सिस्टम जो है डेली विजिट को काउंट करता है जबकि इफेक्टिव वन जो है आपको यूनिक यूज़र आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का पेज टैगिंग है, ये आपको एक सेपरेट सर्वर अलर्ट करता है ड्यूरिंग पेज रेंडरिंग। ये एज्यूम करता है ब्राउज़र कैपेबिलिटी को और जावा स्क्रिप्ट इनेबलमेंट को। HTTP कुकीज़ की बात करें, इसके माध्यम से आप मार्क कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विजिटर को डेस्कटॉप में और मोबाइल ब्राउज़र में। स्मार्टफोन, आईफोन और एंड्रॉयड ये HTTP कुकीज़ को सपोर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। इमेज टैग्स की बात करें तो ये प्रोसेस को कैच करना हैंडहेल्ड डिवाइस पे ये इम्पैक्ट करता है इमेज यूजेस को। IP एड्रेस, दोस्तों डेस्कटॉप मशीन जो है क्लाइंट मशीन के नेटवर्क के एड्रेस को यूज़ करता है यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए। मोबाइल डिवाइस जो इंटरनेट गेटवे मशीन को यूज़ करते हैं नेटवर्क ऑपरेटर के द्वारा ऑन किया गया, वो क्लाइंट के IP एड्रेस को यूज़ करते हैं। ब्लैकबेरी और कुछ मोबाइल फ़ोन इंडिकेट करते हैं उनके लोकेशन और IP एड्रेस के माध्यम से। दोस्तों नेक्स्ट बात करें कलेक्टिंग मोबाइल वेब एनालिटिक डेटा, पहला आता है पैकेट स्निफिंग। ये क्या होता है, टैगलेस डेटा कैप्चर मेथड होता है जो कि पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है मोबाइल एनालिटिक्स के लिए। ये सारे यूज़र को रिकॉर्ड करेगा, सारे डिवाइस से कॉम्पैटिबल होता है, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट, कुकीज़ या लॉग या प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा तरीका होता है हमारा इमेज टैग और बीकॉन। इमेज को आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल एनालिटिक्स के लिए यदि वो इमेज डिस्टिंक्ट हो। लिंक डिटेक्शन की बात करें तो ये मोबाइल विजिटर की एक्टिविटी को ट्रैक करेगा, रिकॉर्ड करेगा क्लिक फ्रॉम मार्केटिंग ऑपरेशन। फिर दोस्तों मोबाइल डिवाइस के इशू को एड्रेस करना, नॉट प्रोवाइडिंग HTTP रेफर्ड इन्फॉर्मेशन। HTTP हेडर एनालिटिक्स की बात करें तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मोबाइल फ़ोन पे, ब्राउज़र पे, इसे हम लोग डिवाइस के डेटाबेस से कंजन में यूज़ करते हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कंपेयरिंग वेब वर्सेस मोबाइल एनालिटिक्स। तो मोबाइल डिवाइस का जो यूजेस बढ़ रहा है ये ड्राइव करता है डेटा ग्रोथ को, प्रॉम्प्ट करेगा बिजनेस को कि वो एनालिटिक्स को लिवरेज कर सके इनसाइट और ROI के लिए। वेब एनालिटिक्स को इवॉल्व किया गया ताकि डीपर असेसमेंट हो, एनालिसिस अच्छे से हो। मोबाइल एनालिटिक्स का फोकस होता है यूज़र डेटा फ्रॉम मोबाइल ऐप, ये एम्फसाइज करता है पेज व्यू मैट्रिक्स एंड इन ऐप परचेजेस। यूज़र बिहेवियर डिफरेंस की बात करें तो बिहेवियर जो है वेरी होता है कंप्यूटर और मोबाइल यूज़र के बीच में, जो कि हमारे एनालिटिक्स और यूज़र ट्रैकिंग को इम्पैक्ट करता है। मोबाइल ऐप स्टोर फैसिलिटेट करता है इंडिविजुअल यूज़र ट्रैकिंग विद यूनिक आइडेंटिफायर। सीजनलाइजेशन एक की डिस्टिंक्शन होता है क्योंकि मोबाइल सेशन आर फ्रिक्वेंट बट शॉर्टर कंपेयर टू वेब सेशन। दोस्तों वेब और मोबाइल एनालिटिक्स में कन्वर्जेंस की बात करें तो वेब और मोबाइल एनालिटिक्स में डिस्टिंक्शन जो होता है वो ब्लर हो जाता है जैसे यूज़र बिहेवियर इवॉल्व होता है अक्रॉस प्लेटफॉर्म। यूज़र एक्सपेक्ट करते हैं सीमलेस एक्सपीरियंस अक्रॉस डिवाइस, चैलेंजिंग द नीड फॉर डेडिकेटेड वेब एंड मोबाइल एनालिटिक्स।
इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन ट्रैकिंग यूजर अक्रॉस प्लेटफॉर्म बिकम क्रूशियल फॉर एक्यूरेट एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स का बेनिफिट क्या है? परफॉर्मेंस बूस्ट होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग स्विफ्ट होता है, क्रिएटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बिजनेस एनालिटिक्स का एग्जांपल है फास्ट फूड एफिशिएंसी, मील किट ऑप्टिमाइजेशन, यूजर सेंट्रिक इनसाइट, मार्केटिंग चैलेंज एफिशिएंसी। बिजनेस एनालिटिक्स का एडवांटेज है प्रोएक्टिव प्लानिंग, यानी जो मॉडल है वो मॉडल का ट्रेंड होता है सेल्स के लिए, अर्निंग के लिए, क्रिटिकल इंडिकेटर्स ओके प्रोएक्टिव प्लानिंग को हेल्प करता है। आईपीसी एंड COP 26 इन्फ्लुएंस। आईपीसीसी 2021 का रिपोर्ट ने प्रॉम्प्ट किया ग्लोबल अटेंशन को, जिससे हमारा COP 26 का कमिटमेंट आया। COP 27 का एम था कि हम अर्जेंट इमिशन रिडक्शन को कम करें, रेजिलियंस को बिल्ड करें। ग्रीन फाइनेंस के अंदर इंटरसेक्शन होता है फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का और इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन का। तो ये पूछा गया था ग्रीन फाइनेंस। तो इसके अंदर दोस्तों आप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्यूशन को फाइनेंस कीजिए और रीओरिएंट कीजिए फाइनेंशियल सिस्टम को। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड की बात करें तो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा $30.7 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। दोस्तों ISO स्टैंडर्ड की बात करें ग्रीन फाइनेंस की, तो ISO का डेवलपमेंट स्टैंडर्ड 32210 है। ऑर्गेनाइज ट्रेडेबल ग्रीन सस्टेनेबल फाइनेंस। दोस्तों ISO 32210 प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस, गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कंट्रीब्यूट कर सके सस्टेनेबल गोल के लिए। ISO 1408 स्टैंडर्डाइज इकोनॉमिक वैल्यूएशन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का। ISO 14007 ये ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि वो मॉनेटरी वैल्यू को यूज़ करे इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए। ISO 14097 एक फ्रेमवर्क ऑफर करता है ताकि आप एसेस करें और रिपोर्ट करें क्लाइमेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को। फिर ISO 14000 ये अगस्त 2022 में आया, ये ग्रीन फाइनेंस को गाइड करेगा। की कंसेप्ट ये है कि एग्जामिन करना सिग्निफिकेंस, कॉन्टेक्स्ट, मटेरियलिटी और एड्रेस करना ग्रीन वासी कंसर्न फॉर ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्म ग्रीन फाइनेंशियल डिसीजन। फ्लेक्सिबिलिटी एडेप्टेबल होता है बहुत सारे कंटेक्स्ट में। एकोमोडेटिंग पॉलिसी। 3 पिलर होते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग जो है इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को एड्रेस करता है। दोस्तों ग्रीन प्रोजेक्ट फंडिंग की बात करें तो NGO जो है ग्रांट ऑफर करती है और रिस्क मिटिगेशन टूल होता है जैसे कि गारंटी और इंश्योरेंस को यूज किया जाता है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनिशियल फंडिंग प्रोवाइड करेगी, जबकि इक्विटी आएगा वेंचर कैपिटलिस्ट से। डेब्ट सिक्योरिटी फॉर ग्रीन इनिशिएटिव, तो ग्रीन लोन या बैंक को वाइडली एक्सेसिबल ग्रीन बॉन्ड क्रूशियल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। इंडियन सोशल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें SSE की, तो सेबी का जो SSE इनिशिएटिव है वो नॉन प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट एडिटिंग टू द स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग। तो रिकमेंडेशन के अंदर एक फ्रेमवर्क होता है ऑनबोर्डिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ग्रीन बॉन्ड का ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा? ग्रीन बॉन्ड जो US में अर्जेंट हुआ था, इसने ग्लोबल ट्रैक्शन गेन किया है फॉर फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों नॉन स्टॉक अबाउट सेबी गाइडलाइन। तो दोस्तों इंडियन ग्रीन फाइनेंस की बात करें तो सेबी 2017 में मैंडेट करता है ग्रीन बॉन्ड लिस्टिंग इन इंडिया। ग्रीन इंडेक्स एंड ESG फंड बूस्ट रिटेल इन्वेस्टमेंट। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट आफ्टर चाइना। ग्लोबल सस्टेन फाइनेंस की बात करें तो IPSF में इंडियन IPSF फॉर इंटरनेशनल सस्टेनेबल फाइनेंस कोलैबोरेशन। IPSF का फोकस होता है ग्लोबल कोऑर्डिनेशन फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस स्टैंडर्ड। RBI ने NGFS को ज्वाइन किया एंड कमिटिंग टू क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट एंड अवेयरनेस प्रमोशन। RBI इनिशिएटिव की बात करें तो RBI ECB नॉर्म्स को आसान बना दिया है ग्रीन और सस्टेनेबल बॉन्ड के लिए भारत में। ग्रीन बॉन्ड के आउटव्यू की बात करें तो अनसिक्योर्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। इशूअर जो है कमिटेड होते हैं कि वो ग्रीन एक्टिविटी को फंड करेंगे, जो कि उन्हें स्टैंडर्ड बॉन्ड से डिस्टिंग्विश करता है। ये पब्लिक भी और प्राइवेट एंटिटी इशू कर सकती है जो कि कैपिटल को बूस्ट करेगी ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। स्ट्रक्चर की बात करें ग्रीन बॉन्ड की तो ये सिमिलर होता है हमारा ट्रेडिशनल बॉन्ड का, प्री डिटरमाइंड रिपेमेंट और इंटरेस्ट होता है। ये एसेट बैक सिक्योरिटी से लिंक हो सकता है जो कि हमारे स्पेसिफिक ग्रीन प्रोजेक्ट से लिंक होते हैं। ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल और क्लाइमेट बॉन्ड स्टैंडर्ड जो है मार्केट स्टैंडर्ड ग्लोबली गाइड करता है। टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें तो पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन गारंटेड बॉन्ड, तो ये क्रेडिट वर्दनेस जो है इस इशूअर की ओवरऑल कैश फ्लो से टाइड होता है। गवर्नमेंट, पब्लिक इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू किया जाता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड एक ऑप्शन ऑफर करता है कि हम इसे स्टॉक में कन्वर्ट कर सकें। एक होता है एसेट बैक्ड बॉन्ड, तो क्रेडिट वर्दनेस जो है केवल रेवेन्यू से लिंक होगा। एसेट में जो है हम लोग डिस्टिंक्ट एंटिटी में मूव कर सकते हैं। हाइब्रिड बॉन्ड में क्या होता है, डुअल रिकोर्स बॉन्ड होता है जिसमें 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं। एक अप्रोच में जो फार्म है वो लिस्टेड होता है एज एन एसेट ऑन बाय द ग्लोबल इशूइंग एंटिटी। ग्लोबल ग्रीन बॉन्ड मार्केट की बात करें तो कंटिन्यूड इशुएंस एंड मार्केट डिमांड कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ। स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया डेवलपमेंट जो है ग्रीन वाशिंग को प्रिवेंट करेगा। ग्रीन बॉन्ड दोस्तों अनसिक्योर्ड डेब्ट होता है इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए। इशूअर कमिट करते हैं ग्रीन यूज ऑफ प्रोजेक्ट।
स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रिजेंबल करता है ट्रेडिशनल बॉन्ड को गारंटेड पेमेंट रिपेमेंट के साथ। ये एसेट बैक हो सकता है या आप यूज ऑफ प्रोसीड को यूज़ कर सकते हैं। टाइप की बात करें तो एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गारंटेड, ये कंसिडर करता है एसेट को और इशूअर के क्रेडिट वर्दिनेस को। इसके अंदर रिपेमेंट होता है ऑल कैश फ्लो से। एसेट बैक्ड तो क्रेडिट लिंक्ड ओनली टू द एसेट प्रेडिक्टेड रेवेन्यू, एसेट इन अ सेपरेट एंटिटी फॉर पेमेंट। हाइब्रिड में दोस्तों डुअल रिकोर्स बॉन्ड विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, इन वन द एसेट इज लिस्टेड ऑन बाय द इंस्टीट्यूशन। न्यू फंडिंग फॉर ग्रीन इनिशिएटिव तो ग्रीन बॉन्ड अट्रैक्ट करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए। ये एड्रेस करता है मासिव इन्वायरमेंटल इन्वेस्टमेंट नीड बियॉन्ड ट्रेडिशनल सोर्स। दोस्तों पोटेंशियल कॉस्ट बेनिफिट की बात करें तो एंटिसिपेट करेगा बेटर प्राइसिंग विद वाइडर इन्वेस्टर बेस, कॉस्ट रिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद ग्रीन प्रॉपर्टी एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड फॉर रिड्यूस फंडिंग कॉस्ट। ट्रांजिशनिंग बॉन्ड सेक्टर की बात करें तो इनकरेज करता है ट्रेडिशनली नॉन ग्रीन सेक्टर को पार्टिसिपेट होने में। फिर दोस्तों एक्सेस टू इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट की बात करें तो ग्रीन बॉन्ड जो एक्सेस प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के लिए। अपील टू लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एडवांटेज की बात करें तो बैलेंस करना फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल रिटर्न को, ESG और ग्रीन इन्वेस्टिंग रिक्वायरमेंट को मीट करना। डिसएडवांटेज है स्मॉल नेसेंट मार्केट विद रिलेटिवली लो बॉन्ड अमाउंट, लैक ऑफ यूनिवर्सल क्राइटेरिया लीडिंग टू पोटेंशियल कन्फ्यूजन एंड रेपुटेशनल रिस्क। इन्वेस्टर की ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस की बात करें तो ये रिस्क असेसमेंट को इनहांस करेगा डिटेल रिपोर्टिंग के माध्यम से। ग्रीन बॉन्ड इश्यूएंस का एडवांटेज है डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू ESG, पोटेंशियल फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन, डाइवर्सिफाइज इन्वेस्टर बेस, अट्रैक्ट बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर, बूस्ट रेपुटेशन एंड मार्केटेबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या है ग्रीन बॉन्ड इश्यूएंस का कि ये ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को इनकर करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन इनकर करेगा, रिस्क रेपुटेशन डैमेज होगा यदि ग्रीन क्रेडेंशियल को क्वेश्चन किया गया। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है G20 का फोकस होता है सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी के लिए। इनिशिएटिव जैसे कि PRI, EP, UNEP ये सभी ग्रीन फाइनेंस को सपोर्ट करते हैं। सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज इंकरेज करता है ESG इंडिसेस को, और BSE और NSE एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ESG इंडिसेस में। फिर दोस्तों रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी की बात करें सबसे पहला आता है सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज को कवर करेगा। इसके अंदर पीरियोडिक रिपोर्टिंग चाहिए ESG रिलेटेड रिस्क का। G20 और TCFD रिकमेंडेशन जो है ग्लोबल मोमेंटम को ड्राइव करता है। बहुत सारे कंट्री चाइना, हांगकॉन्ग, UK, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, बांग्लादेश ने इंप्लीमेंट किया है ESG डिस्क्लोजर के फ्रेमवर्क को। डायरेक्टेड एंड कंसेशनल लैंडिंग की बात करें तो ये बांग्लादेश जैसे कंट्री में यूटिलाइज किया जाता है। ये फंड को इस्टेब्लिश करता है लो इंटरेस्ट रेट लोन के लिए। माइक्रो और मैक्रो प्रूडेंशियल रूल की बात करें तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई होता है। एग्जाम्पल में चाइना क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंप्लायंस। तो दोस्तों ये था हमारा मॉड्यूल D का कंप्लीट ओवरव्यू। धन्यवाद।